हेलो बच्चों। अभी तक आप लोगों ने जितना भी मेरे साथ करा है उससे हम आगे चलें तो हम एक टॉपिक छोड़कर आए थे पिछली क्लास के अंदर, वो था रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ का एक रिलेशन। अगर हम रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ की बात करते हैं तो दोनों के फॉर्मूलाज नियरली आसपास हैं। जैसे कि हेनरीज लॉ में था प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन, लाइकवाइज रॉल्स लॉ के अंदर है प्रेशर इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन। तो प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट एंड हेनरीज कांस्टेंट, ये दोनों ऐसी टर्म्स हैं, दो अलग अलग टर्म्स दिख रही हैं आपको, बट क्योंकि हेनरीज कांस्टेंट भी एक प्रेशर टर्म है तो हम इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन लेकर चल सकते हैं। अंडर वन सिंगल कंडीशन ये दोनों ही फॉर्मूला आइडेंटिकल नजर आते हैं, और वो एक सिंगल कंडीशन है जहां पर हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर एक्सट्रीमली हाई वॉलेटाइल। जब वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होंगे तो जैसे ही सरफेस पे वो टच करेंगे वो एकदम से आपको गैसियस स्टेट में जाते हुए नजर आएंगे, वॉलेटाइल होते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं उनका जो सा प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर है वो बहुत हाई होगा, और वही वेपर प्रेशर हेनरीज कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो दैट इज वाई दे बिकम आइडेंटिकल। हम रीड कर सकते हैं एक सेकंड के लिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और इंपॉर्टेंट आर्टिकल की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंडेंट हैं। डेफिनेटली नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो ये प्रॉपर्टीज ज्यादा इनहैंस्ड होंगी, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे तो ये प्रॉपर्टीज कम होंगी। अगर आप इन प्रॉपर्टीज की बात करो तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर का डिक्रीज होना, दूसरी प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, तीसरी प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना, और चौथी प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज होना। हालांकि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट को हम एक साथ लेकर चलते हैं क्योंकि ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जहां पर सब्सटेंसेस लिक्विड में रहना चाहता है। अगर उसको हीट दी जाएगी तो वो गैसियस स्टेट में जाएगा, और उससे हीट ली जाएगी तो वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाएगा। तो टेक्निकली हमारे लिक्विड स्टेट बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में लाई करता है। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट इंक्रीज करते हैं या सोल्यूट डालते हैं तो डेफिनेटली ये रेंज लिक्विड की इंक्रीज करती है। अभी हम इसको लेटर स्टेज पे पढ़ते हैं डिटेल में, तो ध्यान से देखिएगा। अब हम सबसे पहली बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। तो डेफिनेटली सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में कुछ सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आप सोल्यूट का पार्टिकल उसमें ऐड करते हो और सोल्यूट का पार्टिकल वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में वेरिएशन लेकर आता है, क्योंकि हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन को, आपकी जो उनसे सोल्यूट की अट्रैक्शन सॉल्वेंट के साथ है उसको इंक्रीज करेगा। अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी तो कहीं ना कहीं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। ये डिक्रीज होने को हम टर्म देते हैं लोअरिंग, यानी सिंपली जब सिर्फ सॉल्वेंट था तो पी नॉट सॉल्वेंट था हमारा वेपर प्रेशर। अब इसमें जब आपने सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, तो ये डिक्रीज होने वाली वैल्यू को यानी पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्वेंट को हम लोअरिंग बोलते हैं। और अगर मैं इसको रिलेट कर लूं प्योर स्टेट के साथ तो ये टर्म दी जाती है रिलेटिव लोअरिंग। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अब जितना ज्यादा सोल्यूट आप डालेंगे उतना ज्यादा रिलेटिव लोअरिंग आपको दिखाई देगा, जितना ज्यादा सोल्यूट आप डालेंगे उतना लोअरिंग आपको दिखाई देगा। बट जो रिजल्टेंट वेपर प्रेशर सोल्यूशन का बनेगा वो कम होता चला जाएगा जब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बढ़ाते चले जाएंगे। तो यहां पर हालांकि फॉर्मूला में देखोगे तो 3 पॉइंट्स बनते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, lowering is directly proportional to mole fraction of solute, but vapor pressure of solution is inversely proportional to mole fraction of solute। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है, और यही आपका फर्स्ट फॉर्मूला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले हमें टर्म ऑस्मोसिस सीखना है। मैं अगर एक बार स्क्रॉल कर दूं, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है। इसमें एक छोटा सा टर्म हमने यूज कर रखा है जिसको भी आगे समझ रहे हैं, वेंट ऑफ फैक्टर, और क्यों मैंने यहां पर डायरेक्टली ही यूज कर लिया है वो भी बता देंगे, क्योंकि आपने पहले एक बार पढ़ रखा है चैप्टर तो आपको कुछ आइडिया रहता है, बट फिर भी बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
अब बात आ रही है ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस का फिनोमेना क्या है? देखिए, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैं एक रेजिन लेता हूं, सुकड़ी हुई सी रेजिन है, उसको जाके पानी में डाल देता हूं। कुछ आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद मैं क्या देखता हूं, वो रेजिन फूली हुई है। और क्योंकि वो रेजिन फूली हुई है, यहां पर कुछ ना कुछ तो फिनोमिना हुआ है। अगर हम फिनोमिना को ध्यान से देखें तो रेजिन की जो स्किन है वो इस टाइम पे एक्ट कर रही है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह। क्योंकि वो स्किन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट कर रही है, वो किसी ना किसी चीज को अलाउ करती है मोशन दिखाने के लिए, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर। तो यहां पर क्या हुआ है, जो पानी में आपने वो स्किन के साथ रेजिन को डाला था, पानी की मूवमेंट हुई है रेजिन के अंदर। अब यहां पर हम थोड़ा सा केमिस्ट्री को इन्वॉल्व करते हैं। रेजिन जिसमें बहुत ज्यादा शुगर पल्प था, बहुत ज्यादा सोल्यूट था, सॉल्वेंट ऑलमोस्ट ना के बराबर था। वहीं पर पानी बहुत ज्यादा सॉल्वेंट है, सॉल्यूट ना के बराबर है। तो कहीं ना कहीं जो सॉल्वेंट है वो लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से मूव किया हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट में थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बट ये फिनोमिना नेचुरली हुआ, आपने जबरदस्ती नहीं करी। तो ये फिनोमिना नेचुरल था। तो ये नेचुरल फिनोमिना को ही आप बोलते हैं ऑस्मोसिस। विद the amount of solvent moves from low concentration of solute to high concentration of solute through semi permeable membrane naturally refers to as osmosis। अब यहां पर ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है। अगर हमने 9th क्लास पढ़ी है तो हमने दोनों टर्म्स पढ़ी थी, ऑस्मोसिस भी और डिफ्यूजन भी, जहां पर डिफ्यूजन में दोनों चीजें मूव कर सकती हैं, सॉल्यूट भी सॉल्वेंट भी, और वहां पर कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती है। यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। हालांकि ये डिफरेंस आपके लिए पेपर में लीस्ट सिग्निफिकेंट है, बट मैंने यहां पर सिर्फ इसलिए लिख दिया है ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, क्योंकि टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए बेटा, क्योंकि ऑस्मोसिस का फिनोमेना नेचुरली हो रहा है, आप उस फिनोमेना को अपोज करते हो। अपोज करते वक्त कुछ एक प्रेशर अप्लाई करते हो, तो वहां पर जो आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो वो 3 केसेस में डिवाइड हो जाता है। केस नंबर 1, आपके लगाया हुआ प्रेशर सफिशिएंट नहीं है ऑस्मोसिस के फिनोमेना को रोकने के लिए। केस नंबर 2, आपने जो प्रेशर लगाया वो बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा होने में क्या होगा, जो सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन मूव कर रहा है वो रिवर्स कर जाएगा, वो अब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। क्योंकि ये फिनोमेना रिवर्स हो गया, इस फिनोमेना को नाम दिया जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। यहां पर हम रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन सीख लेते हैं और फिर केसेस पे वापस आते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का जो फिनोमेना है वो सॉल्वेंट की मूवमेंट दिखाता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट में थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बट बाय एक्सटर्नल एफर्ट। इस प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब मान लेते हैं थर्ड केस पे वापस आए, क्योंकि फर्स्ट केस था जब आपका प्रेशर सफिशिएंट नहीं था, ऑस्मोसिस अभी भी चल रहा है। सेकंड है प्रेशर बहुत ज्यादा है, रिवर्स ऑस्मोसिस शुरू हो गया है। थर्ड पॉइंट, जहां पर आप सिर्फ इतना प्रेशर लगा रहे हो जहां पर सिर्फ ऑस्मोसिस का फिनोमिना रुक जाए, तो कहीं ना कहीं टग ऑफ वॉर में कहीं पर भी रिबन मूव नहीं कर रहा। इधर से लगने वाला फोर्स और इधर से लगने वाला फोर्स, इधर से लगने वाला प्रेशर और इधर से लगने वाला प्रेशर बिल्कुल सेम है। यहां पर भी प्रेशर सेम हो गया, लेकिन प्रेशर अपोज किसको कर रहा है? वो प्रेशर अपोज कर रहा है ऑस्मोसिस से लगने वाले प्रेशर को, और ऑस्मोसिस जो प्रेशर लगा रही है उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्योंकि हमने अपोज करा, हम अपने लगे हुए एफर्ट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल होगी ऑस्मोटिक प्रेशर के, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने एक छोटा सा फॉर्मूला देखा, पाई इक्वल्स टू सीआरटी। देखिए अभी आगे चलकर हम इसको पाई इक्वल्स टू आईसीआरटी कर देंगे। इवन मैंने लिखा भी पाई इक्वल्स टू आईसीआरटी है आगे, तो क्यों कर देंगे उसका रीजन अभी आगे पता चलेगा। तो अभी तो फॉर द टाइमिंग हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, पाई इक्वल्स टू सीआरटी लिख रहे हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर में फिर दोबारा से हमारे पास 3 केसेस आए। पहला केस जहां पर आपका लगाया हुआ प्रेशर सफिशिएंट नहीं था तो ऑस्मोसिस हो रहा था। दूसरा केस जहां पर आपका लगाया हुआ प्रेशर बिल्कुल सेम हो गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकल आया। तीसरा केस जहां पर आपका लगा हुआ प्रेशर बहुत ज्यादा था, रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया। ऑस्मोसिस का फिनोमेना हमारी नेचर में, हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत जगह पे मिलता है। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया रेजिन का, ऐसे ही एग्जाम्पल आपके एग में भी आता है, एग की मूवमेंट के लिए आता है। इसी तरीके से बहुत सारे आपके लिविंग एग्जाम्पल्स भी हैं। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन में आपको नजर आएगा। वहीं पर आपके
फ्लावर्स को दोबारा से कहते हैं कि हम ब्लॉसम करने के लिए पानी छिड़कते हैं तो उसके ऊपर भी आएगा। इसी तरीके से बहुत सारी जगहों पर जब इंजेक्शंस यूज होते हैं वहां आएगा। आरबीसीज क्यों फूल जाती हैं, बर्स्ट कर जाती है, उसमें भी आएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको रीड करना बहुत जरूरी है, जहां पर आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल जरूर नजर आएगा जहां पर ऑस्मोसिस हो रहा है। इन द मीनवाइल आप रीड कर रहे हैं तो साथ में मैं 3 टर्म्स और डिस्कस कर दूं, जहां पर 2 ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनका वेपर प्रेशर के रिजल्टेंट में ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आ जाए, तो वहां पर आप उन दोनों सॉल्यूशंस को बोलते हो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। जहां दो के कंपैरिजन में एक ज्यादा है और एक कम है, तो ज्यादा वाला हाइपरटोनिक और कम वाला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन माना जाएगा। अब जब हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस को आप एक दूसरे के पास लेकर आते हो तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट दोबारा से नजर आता है। लेकिन जब भी आप आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को आपस में पास लेकर आओगे तो देयर विल बी नो मूवमेंट। तो यहां पर हमारा जो आरबीसीज हैं उनको NaCl सॉल्यूशन में रखने से हमें यही पता चलता है कि आरबीसीज का कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर है एक डिजायर्ड कंसंट्रेशन पे। अगर मैं 0.123 जो उनसे नीचे दे रखे हैं उनकी बात करूं तो 0.9% सोल्यूशन ऑफ NaCl इज आइसोटोनिक टू ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। जहां पर अगर इनको रख दिया जाए तो दोनों में से कोई भी प्रोसेस नहीं होता मूवमेंट का, यानी प्लाज्मोलाइसिस नहीं होती। लेकिन वहीं पर अगर आप कम कंसंट्रेशन में रख दोगे तो आरबीसी स्वेलन हो जाएंगी। हाइपोटोनिक में अरेंज कर दिया तो आप हाइपोटोनिक हैं। तो एक तरह से यहां से भी एक पॉइंट निकाल सकते हो, हमेशा सॉल्वेंट की मूवमेंट नेचुरली हाइपर से हाइपो होती है। एंड लाइकवाइज अगर वापस करोगे तो वो श्रिंक कर जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही और रीड कर लें एक बार। लास्ट में डेफिनेशन लिखी हुई है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस व्हिच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट सेम टेम्परेचर। इससे आगे हम लोग बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जनरली अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के टर्म को समझें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोबारा से बोल देता हूं, the boiling point of a liquid is the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure। अब ये टर्म के अंदर अगर हम फिर दोबारा से सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो सा वेपर प्रेशर है वो डिले हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आने में, जिसकी वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाता है, यानी ज्यादा टेम्परेचर पर आप सब्सटेंसेस बॉइल करते हैं। सिमिलर केस आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी नजर आता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से आपके सब्सटेंसेस लिक्विड स्टेट में रहना चाहते हैं। तो अगर हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को देखें तो दे कम्स गो हैंड इन हैंड। तो यहां पर सबसे पहला चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। इसका अगर हम लोग हटाएं तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबीएम, जहां पर Kb है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और इसका अगर आप यूनिट देखेंगे तो यूनिट आपका आ जाएगा केल्विन kg पर मोल। आई लगा हुआ है बिकॉज ऑफ वेंटर फैक्टर। लाइकवाइज अगर आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे तो फिर दोबारा से चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट या चेंज इन TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। और फिर अगर आप देखोगे तो यहां पर हम KF इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये KF होता है हमारे लिए क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, हैविंग द सेम यूनिट केल्विन kg पर मोल। अब हमारी नेचर में, हमारे डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स में
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दिखाता है, लेकिन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स नजर आएंगे। जैसे कि अगर हम लोग सपोज फॉर एन एग्जाम्पल लेकर चलें कि हमने नमक डाला या नमक वाला सब्सटेंस लिया जिसके अंदर हमने फिशेस को रखा है, तो हम उनकी स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। या हमने नमक लगाकर मैंगोज को रखा है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो प्रोसेस में दिखते हैं। लाइकवाइज एंटी फ्रीजिंग एजेंट बनते हैं या इनके ऊपर बातचीत की जाती है। तो आप एक बार रीड कर सकते हो। तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस, क्योंकि अगर आप ऐसे एरिया में जा रहे हो जहां पर टेम्परेचर बहुत लोअर डाउन रहता है, स्नोफॉल होती हैं, वहां पर आपकी गाड़ी के अक्सर लुब्रिकेंट्स बोल दो, ऑयल बोल दो या पेट्रोल वगैरह बोल दो, तो दे मे बिकम फ्रीज्ड। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम उसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स डालते हैं और वो सॉल्यूट पार्टिकल्स पर्टिकुलरली ऑयल का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो डिजोल्व वो नहीं होता, फ्रीज नहीं होता, और इसलिए उनको आप एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंसेस बोलते हो। इसी तरह से इथाइलिन ग्लाइकोल एडेड इन वाटर भी बिहेव करता है एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस। एंड लाइकवाइज अगर बाहर रोड्स पे बहुत ज़्यादा बर्फ है तो उस बर्फ को क्लियर करने के लिए भी नमक स्प्रे किया जाता है ताकि वो आइस के गैप्स में चला जाए और डिक्रीज कर दे फ्रीजिंग पॉइंट को। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी। अब यहां पर इंपॉर्टेंट आता है कि हमने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिखी हैं उनको एक और टर्म के साथ लिखें। दैट टर्म इज वेंट ऑफ फैक्टर। इफ वी अंडरस्टैंड वेंट ऑफ फैक्टर, तो वेंट ऑफ फैक्टर को समझने के लिए we require one small concept about non-volatile solutes. We are dividing non-volatile solutes under a category of, first, solute particle which tend to dissociate when added to solvent. Second, they tend to associate when added to solvent. Third, they neither dissociate nor associate. यहां पर solute particles को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। पहला, जो डिसोसिएशन दिखाएं, दूसरा जो एसोसिएशन दिखाएं, तीसरा जो डिसोसिएशन भी नहीं दिखाएं और एसोसिएशन भी नहीं दिखाएं। ये डिवाइड करने का पर्पस है सॉल्यूट के बिहेवियर को ही हम यहां पर एनालाइज कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स के तरीके से करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं NaCl का। NaCl पानी में डिसोसिएशन दिखाता है, और क्योंकि ये पानी में या सॉल्वेंट में डिसोसिएट करता है, ग्रेजुअली जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स के साथ इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाती है। तो पानी में जो हमारा एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए वो डिफरेंट अपीयर होता है। इनफैक्ट वो कम हो जाता है क्योंकि पोलैरिटी बढ़ जाती है। तो हमारे लिए नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो जाता है और जो अपीयर हो रहा है मॉलिक्यूलर मास वो रिजल्टेंट कम दिखता है। वहीं पर सेकंड केस जहां पर एसोसिएशन की बात आती है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। दे टेंड टू डाइमराइज। कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जो ट्राइमराइज हो जाते हैं। तो जो पोलैरिटी है एक की, वो जब दोनों आपस में जुड़ गए तो रिजल्टेंट नियरली हाफ हो गई, और जब पोलैरिटी हाफ हो गई तो अपीयर्ड या ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास बढ़ा हुआ नजर आएगा। तो इस केस में नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हमें कम नजर आता है ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास से। लेकिन थर्ड केस, जो डिसोसिएशन नहीं दिखा रहा, जो एसोसिएशन नहीं दिखा रहा, वहां पर नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इक्वल रहता है ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास में। थर्ड कैटेगरी में हम बहुत सिंपल सा वर्ड यूज कर सकते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स। लेकिन बाकी में हमारे अलग वर्ड्स हो जाएंगे, जैसे कि डिसोसिएशन में हम जनरली यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट्स। ठीक है। अब यहां पर वेंट ऑफ फैक्टर पे हम आते हैं। तो वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन में ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। अगर आप फर्स्ट केस यानी डिसोसिएशन का केस देखते हो, तो डिसोसिएशन के केस में आपका जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है वो बढ़ा हुआ है, यानी न्यूमरेटर बढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं रेशो ग्रेटर देन 1 होगी।
आप एसोसिएशन की बात करते हो तो उस पॉइंट पे नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास में आपको साफ साफ नजर आता है कि ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास बड़ा है, यानी डिनोमिनेटर बड़ा है, तो I बिकम्स लेसर देन 1। लेकिन थर्ड केस जहां पर नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास सेम है तो I इक्वल्स टू 1 रहता है। अब क्योंकि यहां पर I इंट्रोड्यूस हुआ है, अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन पे वापस जाएं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन बहुत क्लैरिटी से बोलती थी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट है। तो आज अगर यहां पर पोलैरिटी हो रही है, यानी रिजल्टेंट आपको आयंस नजर आ रहे हैं, एंटिटीज एक के बदले 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, तो डेफिनेटली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे इंपैक्ट ज्यादा जाएगा। सिमिलरली अगर पार्टिकल्स एसोसिएट हो गए, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो एंटिटीज कम हो गई, फिर इंपैक्ट आएगा, और तीसरे में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो आपकी जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूलाज हैं, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, उसमें आई ऑटोमेटिकली आ जाता है। हमने वहां पर लिखा भी था पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी नॉट इक्वल्स टू आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू आई केबीएम, डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू आई केएफएम, और फिर पाई इक्वल्स टू आई सीआरटी। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर फॉर्मूलास चेंज हो गए। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में तो हम ये फॉर्मूला में यूज कर लेंगे, लेकिन दो चीजें हमारी अभी भी वेंटो फैक्टर के साथ जुड़ी हुई हैं। पहली, वेंटो फैक्टर की वैल्यू कैसे आएगी, दूसरी वेंटो फैक्टर लगेगा कहां पर और कहां पर नहीं लगेगा। क्योंकि अगर ना लगने की बात आ रही है तो हम कह सकते हैं हमारा वो वाला केस हो गया जहां पर आई की वैल्यू क्या है, 1 है। तो हम सबसे पहले समझते हैं वेंटो फैक्टर कहां कहां लगेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज है, अगर हमारी लैंग्वेज में स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स NaCl, MgSO4, MgCl2, AlCl3 वगैरह 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 हैं, तो परफेक्टली आई की वैल्यू लगेगी, और वो लगेगी 100% डिसोसिएशन वाली। क्वेश्चन ने बोला डाइमर बना रहा है, ट्राइमर बना रहा है, मॉलिक्यूल बताइए, या पॉलीमर बना रहा है, तो परफेक्टली एग्जाम्पल लगेगा एसोसिएशन का। इसके अलावा डिसोसिएशन, एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, पार्शियल डिसोसिएशन, पार्शियल एसोसिएशन, KB, KA, ऐसी टर्म्स इस्तेमाल हुई हो तो भी आपके लिए वेंटो फैक्टर लगना ही है। यानी इन टर्मिनोलॉजी, और इसके साथ एक और इलेक्ट्रोलाइटिक सल्यूट, इन टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करके अगर आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है तो परफेक्ट है, वेंटो फैक्टर लगेगा। लेकिन अगर ये टर्म्स में से कोई भी टर्म मेंशन नहीं है, आपको एक पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम मेंशन नहीं है, सिर्फ AB2 AB4 जैसा दे रखा है, तो वहां पर वेंटो फैक्टर नहीं लगता। या कह सकते हो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सल्यूट बोल रखा है, तो वहां पर आपकी वेंटो फैक्टर यानी आई की वैल्यू सीधा सीधा 1 हो जाती है, तो उसको वहां पर इस्तेमाल किया जा सकता। तो आई होप वी आर क्लियर विद दिस। अब पॉइंट आता है वेंटो फैक्टर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पर सबसे पहली चीज वेंटो फैक्टर की वैल्यू दे दी गई, लेकिन दूसरा तो हमारे पास फॉर्मूलाज दो बनते हैं, I इक्वल्स टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन में ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, और दूसरा बनता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट अ स्टेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली। और इस चीज को हम कुछ एग्जाम्पल्स में देखते हैं, जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल 100% डिसोसिएशन का है। लेट अस अज्यूम मैंने NaCl लिया, पानी में डाला Na प्लस और Cl माइनस, इनिशियली ये 1 था तो ये 0 0, कंप्लीट डिसोसिएशन हुई है तो ये पूरी तरह से टूट गया, अब ये 0 बचा और ये 1 और 1 बन गया, तो I की वैल्यू हो गई 0 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 0 दैट इज 2।
इसी तरीके से मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, 100% डिसोसिएशन का ही ले लेता हूं, जहां पर MgCl2 है, टूटा एज Mg2 प्लस 2Cl माइनस, इनिशियली 1 तो 0 0, कंप्लीट डिसोसिएशन तो 0, ये 1 और ये 2, तो I की वैल्यू हो गई 0 + 1 + 2 अपॉन में 1 + 0 यानी 3। दोनों ही केस में देख सकते हो I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है। ऐसे ही हम लोग पार्शियल डिसोसिएशन देखते हैं, यानी कुछ टूटना तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम आया होगा। मान लेते हैं मैंने AB लिया, ब्रेक हुआ A ++ B- में, इनिशियली 1 0 0, अब 1 में से कुछ टूटेगा और इक्विलिब्रियम आएगा, तो बेटा 1 - अल्फा, ये अल्फा अल्फा, जहां पर अल्फा हम लोग यूज कर रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, जो कि इक्वल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली। और I ले तो 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन में 1, यानी 1 + अल्फा। यहां पर भी आपको जो I की वैल्यू मिल रही है दैट इज ग्रेटर देन 1। देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से कॉपी करने के लिए। वैसे तो मैं फाइल शेयर कर दूंगा, आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में इस फाइल का लिंक रहेगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। इसी तरह से नेक्स्ट पार्शियल एंड कंप्लीट एसोसिएशन। तो पहले कंप्लीट एसोसिएशन ले लेते हैं। एसोसिएशन में मैं डाइमर का एग्जाम्पल ले रहा हूं। A gives A2, इनिशियली 1 तो ये 0, अब कंप्लीट एसोसिएशन हुई तो बेटा ये 0 और ये हाफ हो जाएगा, 2 जोड़कर 1, 100 जोड़कर 50, x जोड़कर तो x/2, तो I की वैल्यू हो गई 0 + हाफ अपॉन में 1 + 0, यानी सिंपली हाफ। इसी तरह से अगर ट्राइमर होता तो 1/3 हो जाती। अब हम देखते हैं पार्शियल एसोसिएशन। चलो ट्राइमर का देख लेते हैं, डाइमर ना देखकर एक देख लिया है। तो A gives A3, इनिशियली 1 0, पार्शियल एसोसिएशन 1 - अल्फा तो अल्फा/3, तो I = 1 - अल्फा प्लस अल्फा/3 अपॉन में 1, तो 1 - 2 अल्फा/3 हो जाएगा। फिर दोबारा से I की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है और ये क्लियरली बता रहा है ये एसोसिएशन का केस है। यहां तक हमने बात करी, इंपॉर्टेंट चीजें देखी हैं, ऑब्जर्व करी हैं, ये हमारे लिए टेक्निकली इंपॉर्टेंट है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों ने ऑब्जर्व करनी है, आपने ये पूरा को पूरा रिकॉल करना है, रिवाइज करना है। इसके साथ साथ मोस्ट एविडेंटली आपने सारे फॉर्मूलाज लिखने हैं, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ देखा है ये फॉर्मूलाज या चीजें देखी हैं। इंप्लीमेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, हमें फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो हमारे माइंड में होने चाहिए, जैसे कि आपके पास इस फाइल में मिलेगा मॉलिक्यूलर मास कैसे आइडेंटिफाई करते हो फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डायरेक्टली है, फॉर्मूला पुट करा है हमने और एक्सप्रेशन को पूरा एक्सप्लेन करके फिर मॉलिक्यूलर मास तक पहुंच गए हैं। तो आप वो वाली चीज को भी ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, ध्यान दोगे और फॉर्मूलाज रिवाइज करोगे नेक्स्ट क्लास के लिए। ये वीडियो फिर दोबारा से 3 दिन के लिए अवेलेबल रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा। उसके बाद ये वीडियो वाइप आउट हो जाएगा, तो प्लीज